तो देखिए, जैसे एक वनडे मैच होता है 50 ओवर का, अब आप कह सकते हैं कि लगभग 40 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब लास्ट के 10 ओवर बचे हैं और ये 10 ओवर में हमें लगभग ये समझ में आ गया है। राजस्थान का नंबर्स देखिए, 115 पर बीजेपी पहुंच गई है और कांग्रेस 65 पर, और 65 पर आ गई है, यानी वन साइडेड। हमारे पास अजय आलोक हैं बीजेपी से और संजय निरुपम जी हैं कांग्रेस से। उनसे एक एक टिप्पणी हम ले लेते हैं। अजय जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह हमें एक समानता दिख रही है वोटिंग के पैटर्न में, वोटर की चॉइस में। इसको आप इंटरकनेक्टेड देखते हैं? इसके पीछे एक सिंगल फैक्टर आप क्या मानते हैं जो एक समान मूड देखने को मिल रहा है इन तीन बड़े राज्यों में? सुधीर जी, हमारा नारा था मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, छत्तीसगढ़ के दिल में मोदी, राजस्थान के दिल में मोदी। आपको तीनों राज्य देख के नहीं लग रहा है कि वहां की जनता के दिल में मोदी है? हम जब संयुक्त लीडरशिप पे चुनाव लड़ रहे थे तो अंजना जी हमेशा सवाल पूछती थी मुझसे कि आपने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिया, आपने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिया। आज वो देखिए, वो चेहरा दें चाहे नहीं दें, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियों में और उनके में लोग कितना विश्वास करते हैं। घोषणाएं बहुत लोग करते हैं, लेकिन मोदी की गारंटी, इस पे भरोसा कितने लोग का है, ये आज टेस्टिमनी है उसका। और मैं एक बात बता देता हूं आपको कि ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि पिछले 9 साल में जो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने और देश को जिस दिशा में वो ले गए हैं, आज देश उसका अनुकरण कर रहा है। आप तेलंगाना में देखिए, हमारे लिए कितनी ब्लू लाइनिंग है। हम 1 सीट पे थे, हम आज वहां पे 7 से 8 सीट पे जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को बधाई तेलंगाना के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने एक सवाल हम संजय जी से पूछ लेते हैं। संजय जी, ये बताइए कि वैसे तो संजय जी, बीजेपी अक्सर ये कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, लेकिन अगर आप देखें चुनाव प्रचार को, अगर हम देखें तो बीजेपी का जो चुनाव प्रचार था वो सिंगल इंजन वाला था और कांग्रेस का चुनाव प्रचार या कांग्रेस की जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी वो डबल इंजन वाली थी। यानी आपके पास केंद्र में राहुल गांधी जैसा चेहरा है और आपने हर राज्य में एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी दिया। आपने कमलनाथ का चेहरा आपके पास है, अशोक गहलोत का है, फिर भी आपका जो डबल इंजन वाला चुनाव प्रचार है ये इन 3 राज्यों में फेल हुआ। क्या कारण देखते हैं आप? मैं डबल इंजन और सिंगल इंजन वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका ये विषय। लेकिन जो आपका कहने का सार है वो यह है कि राज्यों का नेतृत्व, निश्चित तौर पर राज्यों के नेतृत्व पर पार्टियों को भरोसा करना चाहिए। निश्चित तौर पर राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को डेवलप होने का मौका मिलना चाहिए, जिसका नतीजा आपको तेलंगाना में दिख रहा है। जो रेवंथा साहब है, रेड्डी साहब, 1 सेकंड आपको संजय जी टोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आज तस्वीरें आती हैं दिलचस्प, ये देखिए आपको 3 दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के एक साथ, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर के इर्द गिर्द भी इस बार चुनावी प्रचार, ये देखिए ये तमाम नेता आपको दिख रहे हैं। झा साहब भी दिख रहे हैं जो बीजेपी के बड़े नेता, हालांकि चुनावी मैदान में वो नहीं थे, लेकिन अगर आप देखें तो ये चेहरे बहुत कुछ कह रहे हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, उनकी तमाम स्कीम्स जिसके जरिए 18 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विनिंग टीम है, ये विनिंग टीम है और आज तक देख रहे हैं वहां पर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज तक ही देख रहे हैं वहां पर, और यही एक बार फिर से मुहर लगाता है कि देश की विश्वसनीयता जनता और नेता सब देखते हैं आज तक। तो आप और आपके नेता तमाम सब देख रहे हैं आज तक। ये तस्वीरें इसलिए भी मायने रखती हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर आप देखिए तो एक बार जल्दी से हम अपने दर्शकों को जरा दिखाना चाहते हैं, जो क्षेत्रवार तरीके से अगर मध्य प्रदेश के आंकड़े हम दिखाएं, चंबल का इलाका जहां पर 34 सीटें हैं, 34 सीटें चंबल का इलाका, यहीं पर गुना भी आता है, यहीं पर ग्वालियर भी आता है, जो कि पारंपरिक रूप से सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। पिछली बार 34 में से 27 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी, क्योंकि इसी इलाके से अगर आप देखें, मध्य प्रदेश में चलते हैं जल्दी से, ये देखिए मध्य प्रदेश के इलाके में आइए, और क्षेत्रवार तरीके से अगर आप जाएंगे तो ये चंबल का इलाका, दिग्विजय सिंह भी यहीं से हैं, उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी इस बार पूरी ताकत झोंक रहे थे। लेकिन यहां पर अगर आप देख रहे हैं ये मेजर ट्रांजिशन, 34 सीटें जो चंबल की हैं, जिसमें गुना, ग्वालियर, ये तमाम सीटें जहां पर सिंधिया परिवार का वर्चस्व माना जाता है, अगर उन 34 में से इस बार बाजी पलटती है, 19 सीट का फायदा बीजेपी को होता है, वो 26 पर पहुंच जाती है। ये देखिए कैसे रंग मैप का पूरा बदल गया है। पिछली बार 27 सीटें कांग्रेस को आई थी, उल्टा हो गया है। और वहीं पर अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी 18 सीटों के नुकसान के साथ सिमटकर 8 सीटों पर रह जा रही है। ये अपने आप में इस बात पर प्रमाण लगाता हुआ दिखाई दे रहा है,
क्षेत्रवार तरीके से कि अगर आप देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद, ये बार बार पूछा जा रहा था कि अगर चंबल में वो बाजी बीजेपी के लिए पलटते हैं तो क्या उनका कद एमपी में बढ़ेगा, ये उस पर मुहर लग रही है। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने जो कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक है, मौका परस्त है और पैसे के लेन देन का आरोप लगा, उन सबको जनता ने नकार दिया। और भी हम जो जनता का मूड है देख सकते हैं कि जनता ने शायद पहली बार ग्वालियर में एक महाराजा को, एक राजा को, जो कि अपने आप को ग्वालियर का राजा कहते हैं, इस तरह से एक आम कार्यकर्ता की तरह मेहनत करते हुए देखा। बाकी के जैसे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, बाकी के जैसे नेता मेहनत करते हैं। एक तो ये बात है कि जनता ने देखा कि एक राज परिवार का सदस्य भी उतनी ही मेहनत कर रहा है। और दूसरा अगर आप देखें तो वो ये कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक ब्यूटी है कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के डीएनए को अपनाया था, बिल्कुल उसी तरह से बड़े स्मूथली वो बीजेपी के डीएनए में भी एकदम से ढल गए हैं। जिस कंफर्ट के साथ, जिस आराम के साथ वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ बैठते थे, आज देखिए उसी कंफर्ट लेवल के साथ वो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकर आज तक देख रहे हैं और नतीजे देख रहे हैं। तो एक नेता का जो ट्रांजिशन होता है वो भी उसकी एक जो नेतृत्व की जो क्षमता होती है, शैली होती है, ये उसको दर्शाता है। जिस दिन प्रियंका गांधी ने गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था उनके परिवार के लिए, उस दिन मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मैंने बोला कि कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि आप को हमने महाराज बनाकर रखा था, बीजेपी वालों ने भाई बना दिया है। तो उन्होंने मुझसे उल्टा पलटकर पूछा कि आपको आपके ऑफिस वाले अगर महारानी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा या साथी कहेंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा कोलीग मानेंगे, साथी मानेंगे, वही अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे सबका साथी बनकर बीजेपी में काम करना इसीलिए पसंद आ रहा है, महाराज बनकर मैं खुद नहीं जीना चाहता था। और महाराज बनकर उनको पार्टी की तरफ से क्या हासिल हुआ ये भी वो जानते हैं, क्योंकि उनको जब मध्य प्रदेश की प्रचंड जीत मिली तो उनको यूपी का रास्ता दिखा दिया गया कि वहां पे महासचिव बनकर एक ऐसे राज्य में जहां पर आपकी जड़ें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, वहां पर आप काम कीजिए। तो ये भी अपने आप में। लेकिन एक बार संजय जी से एक सवाल ले लेते हैं। संजय जी, 157 एमपी मध्य प्रदेश, राजस्थान 112, बहुत बड़ा फासला अब हो गया। हालांकि हम वेट करेंगे, काउंटिंग पूरा होगा तब तक आप बने रहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ 51 यहां पर हाफ सेंचुरी पार जा रही है। ये सिर्फ महादेव ऐप स्कैम का मामला नहीं है। मैं वहां पर गई थी और महिलाएं कह रही थी कि शराबबंदी का वादा किया था मैनिफेस्टो में भूपेश सिंह बघेल ने, शराबबंदी लागू किया नहीं। ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा था तो उन्होंने कहा इस बार आएंगे तो लागू कर देंगे। तो जो महिलाएं हैं वो बहुत करीब से वायदों पर भरोसा तब करती हैं जब उनको लगता है कि ये आदमी भरोसेमंद है। क्या शराबबंदी के मुद्दे पर महिलाओं का भरोसा नहीं तोड़ा बघेल साहब ने? एक सबसे पहले आपने जो महादेव ऐप के बारे में बताया, महादेव ऐप का कोई एक व्यक्ति था जिसने कहा था, ईडी को अपना स्टेटमेंट दिया था तथाकथित तौर पर कि उसने बघेल नाम के किसी नेता को पैसे दिए थे, जिसका बहुत प्रचार किया गया था चुनाव प्रचार के दरमियान। चुनाव होने के बाद कोर्ट में जब वो एफिडेविट देता है तो बोलता है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता ही नहीं। तो ईडी के जरिए, ईडी का इस्तेमाल करके, ईडी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल को बदनाम करने या पूरे चुनाव प्रचार को प्रभावित करने का एक प्रयास किया था। ये तो साफ साफ दिख रहा था। जहां तक शराबबंदी का मामला है, मुझे भी एक जानकारी है कि शराबबंदी एक विषय था और भूपेश बघेल जी ने शराबबंदी का कोई वादा किया होगा, लेकिन शराब की वहां पर खपत थी, शराब बिक रही थी, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। लेकिन महिलाओं के कल्याण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के कल्याण के लिए भूपेश बघेल जी ने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। खासकर जो आदिवासी महिलाएं हैं जो कि तेंदुपत्ता चुनती हैं, फिर वनों में अलग अलग उपज जमा करती हैं और उसके बाद उसको बेच करके अपना जीविकोपार्जन करती हैं, उस क्षेत्र में महिलाओं का कल्याण करने के लिए, महिलाओं की भलाई करने के लिए बघेल साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। यही वजह है कि बस्तर और उसके आसपास के इलाकों में जो नक्सलवाद का प्रभाव था वो काफी कम हुआ। यही वजह है। संजय जी, आपके पास हम आएंगे। हमारे सहयोगी सईद अंसारी इस समय रायपुर में ही है, बीजेपी के दफ्तर में है, वहां से एक बार उनसे एक हम अपडेट ले लेते हैं। सईद, आप बीजेपी के दफ्तर में हैं और बीजेपी ने बहुत शानदार वापसी की है छत्तीसगढ़ में, और जो पोलस्टर्स थे वो भी इसको समझ नहीं पाए थे कि बीजेपी की इस तरीके से वहां पर लहर चल रही है। आप वहां पर खड़े हैं, कैसे आप इस जीत का विश्लेषण करेंगे? और आप बताइए कि मुख्यमंत्री के नाम पर भी वहां पर क्या चर्चा हो रही है, अगला मुख्यमंत्री? विश्लेषण तो हम जरूर करेंगे, लेकिन इस समय एक महत्वपूर्ण चेहरा हमारे साथ हैं और वो महत्वपूर्ण चेहरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ दौरा हुआ है। तो निश्चित रूप से सबके समन्वित प्रयास से ये
परिणाम आ रहा है। अरुण साहु जी, एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे, कैसा लग रहा है, कितने का लीड है? जिस तरह से अभी 50-55 कितने का लीड लग रहा है? देखिए, पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है और छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ने वाला है। एक बार महादेव क्या घोटाले जो है ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता आज फिर से दशहरा दिवाली मनाने वाली है। असत्य पर सत्य की जीत होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला क्या है। महादेव ऐप कहीं ना कहीं ये तो जहां कांग्रेस होगी करप्शन होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां क्राइम होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां डेवलपमेंट ठप होगा। साहु साहब, आप भी मुख्यमंत्री फिनिश कर लीजिए। आप भी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के नाते पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलाना है, भारतीय अरुण साहु को आप सुन रहे थे, 55 साल के हैं, बीजेपी के सांसद चुने जाते रहे, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के बनाए गए हैं। परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है सर, उसको लेकर। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, आईटी मंत्री हैं, कई मंत्रालय इनके जिम्मे है, नॉन पॉलिटिकल आदमी के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो प्रभारी के तौर पर काम करते हुए मध्य प्रदेश में नजर आए और आज वहां दफ्तर में आज उनके लिए बड़ी खुशी का दिन होगा, क्योंकि देखिए वो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं और पॉलिटिकल मामले में उन्हें इंचार्ज बनाया गया और ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ शरद इस वक्त राजस्थान से जुड़ रहे हैं। शरद, अब फासला बहुत बड़ा हो गया है, 34 + 13 लगभग 45 का, और ये साफ इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पर बनती हुई दिख रही है राजस्थान में बीजेपी की सरकार। दफ्तर का सुबह वाला जश्न अभी चल ही रहा है या लड्डू वड्डू खत्म हो गया? देखिए, यहाँ पर जश्न इस तरह से चल रहा है कि अब डीजे ला दिया गया है। ढोल वाले थक गए थे और डीजे के धुन पर यहाँ पर डांस चल रहा है। पिछले 1 घंटे से लोग थिरक रहे हैं मोदी के गानों पर। देखिए, जश्न वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा था कांटे का मुकाबला है, उसके बाद फासला बढ़ता ही चला जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ चुनाव। बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे को आगे रखा था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके सामने खड़े हो गए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चुनाव हो गया था, जहां पर जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया। क्या ये कर्नाटक फॉर्मूले की हार है कांग्रेस की, जहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की तरह अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ नहीं आ पाए, और क्या ये रणनीति थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वसुंधरा राजे को नेपथ्य में रखने की? वसुंधरा राजे रही नहीं। पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिर्फ सत्ता में आते थे वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार का मामला उठाकर, लेकिन इस बार वो रही नहीं, तो वसुंधरा राजे कांग्रेस के फोकस में रही नहीं और कांग्रेस अपनी योजनाओं पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गई। ये एक मिनट सेल्फी बाद में ले लेंगे, लोगों से बात बहुत सारी मोदी है तो मुमकिन है, हम धरती पर नहीं है, आसमान पर है। पहली बार के वोटरों से खास करके बात कर रहा था, वो सारे मोदी को देते हुए नजर आ रहे थे। देखा था मैंने अंजना यहाँ पर, और ये देखिए लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर डिस्को फेंक का माहौल है, डीजे पर झूम रहे हैं। मोदी का चुनाव था ये। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का ही चुनाव था ये। बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी जी के चुनाव था। ये राम मंदिर का चुनाव था और राम मंदिर पे मोहर लगाई है, और ये जो कांग्रेस का कुशासन था उसके ऊपर चुनाव था। जी